नमस्ते क्लास 9th सेल हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि कई सारे वीडियो बनाया जा चुका है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके प्लेलिस्ट में जाके आप बिल्कुल अलग से देख सकते हैं। क्लास 9th का बायोलॉजी में आपको सेल नाम का चैप्टर में कितना वीडियो डाला गया है। जो बच्चे हमारे चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं उनका रिस्पांस हल्का हल्का मिलता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि आप सही में क्लासेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का लोग सवालों का जवाब दे देता है कमेंट सेक्शंस में, इक्का दुक्का लोग कुछ पूछ लेता है। ठीक, या तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको क्रिस्टल क्लियर हर बात समझ में आ जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कमेंट सेक्शंस में कुछ बातें देखिए, हमारे और आपके बीच में अगर एक रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा तो वो मोटिवेट नहीं करता है हम लोग को कि लगातार आपके साथ हम कम्युनिकेट करें। आप में से कुछ बच्चे होते होंगे, सोचते होंगे कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं रोज़ रोज़। अरे रोज़ रोज़ का मोटिवेशन तो भी तो नहीं दे रहे हो तुम लोग। एक लास्ट क्लास में सवाल पूछा गया था, जवाब में कमेंट सेक्शन में जवाब का इंतज़ार था। कितने जवाब आए हैं खुद देख लीजिए आप। तो आप सिर्फ देखोगे चले जाओगे, देखोगे चले जाओगे बस। तो थोड़ा सा फोकस रहिए, जो है बताइए, हमारा भी तो मन लगाइए, खाली हम आपका मन लगाएंगे। ठीक, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट भाई कुछ 2-4 बच्चों के लिए भी काफ़ी है। ठीक, 2-4 बच्चे भी पढ़ लेते हैं तो बहुत है। हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, कुछ बैठे बैठे कर लिया जाए काम। चलो, सेल नाम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे और पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर बता रहे हैं कि वीडियो से पढ़ने का बेस्ट रूल होता है कि आप पहले नोट्स बनाएं, प्रत्येक वीडियो का नोट्स बनाएं। नया वीडियो देखना है उसके पहले 10 मिनट 15 मिनट का समय दें, नोट्स को पहले पढ़ लें, ताकि अभी तक आपने देखा पढ़ लेंगे। सेल पढ़ा, सेल थ्योरी पढ़ा, सेल की डाइवर्सिटी पढ़ें, सेल का टाइप पढ़ा, प्रोकैरियोटिक पढ़ें, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा गया, उसके फंक्शंस पढ़े गए, बहुत सारी बातें की गई, सेल वॉल तक पढ़ाकर ख़त्म कर दिया गया। डन। 10 मिनट लगेगा कॉपी पर देखने में। अब तब जब आप मेरे साथ चलिएगा तो आपको लगेगा कि कल ही तो पढ़ा गया था। अदरवाइज बीच में ये जो गैप बन जाएगा, मन मुटाव हो जाएगा। ठीक, आपके मन में भी गैप हो गया कि पता नहीं कल परसों तरसों 4 दिन पहले वीडियो देखे थे, पता नहीं सर ने क्या पढ़ाया है। ठीक, तो कांटेक्ट में रहिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि हम स्टिल समझिए हमारा, आप हमारी जगह पे आकर देखो, हमें खबर ही नहीं है कि आप में से कौन है जो हमसे पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि क्लास 9th का तो नया बैच बनता है पढ़ाने के लिए, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आप कौन हैं, कहाँ पे हैं, कल को हमसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे बात की बात है। ठीक, तो फिलहाल जब तक हम लोग साथ में हैं तब तक एक रिलेशनशिप बिल्टअप कीजिए। चलिए सेल वॉल के हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो छोटा सा सवाल दिया गया था जिसका आंसर्स का ज़रूरत हम देखे थे कि आपको आंसर देना चाहिए था, ऐसा कुछ सीन था कि सेल मेम्ब्रेन था, इधर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, इधर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। इसको ए कह दिए थे, इसको बी कह दिए थे। और क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्मोसिस का जो फ्लो होगा उसका डायरेक्शंस क्या होगा। तो समझ रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है हाइपर ज़्यादा, ज़्यादा क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। सॉल्वेंट मतलब वाटर कम है। तो एक की जगह पर वाटर है लेस और बी के जगह पर वाटर है मोर। ऑस्मोसिस का रूल है कि फ्रॉम हाई टू लो कोई भी चीज़ चला जाता है, पानी हाई से लो की तरफ भाग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी टू ए। बस इतना ही तो लिखना था आपको, इतना तो टाइप करने नहीं आएगा। क्लास 9th में होगा जो सर टाइप करने नहीं आता है, यूट्यूब खोलने नहीं आता है, व्हाट्सअप चलाने नहीं आता है, गजब का बात है। चलो हटाओ, इतना हो गया, इतना कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सिलेबस थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम सेल, आप समझिए क्या पढ़ना है, सेल पढ़ना है। सेल में हम लोग डेफिनेशन, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमको स्ट्रक्चर देखना है और फंक्शन देखना है।
माइक्रोस्कोप लगाएंगे, अब माइक्रोस्कोप लगाकर देख लेना है, मात्र जो दिखाई देगा वही इंफॉर्मेशंस हैं, वही हमारे लिए क्लास 9th का साइंस है। तो हम लोगों ने माइक्रोस्कोप लगाया तो दिखाई दिया होगा सेल का मेम्ब्रेन, पढ़ लिए। किसी किसी में देखा गया तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवर लगा हुआ है, सेल वॉल, पढ़ लिए। 2 लाइन तो पढ़ते ही हैं। अब हम सेल के अंदर घुसेंगे। जब सेल के अंदर घुसते हैं तो हमको फील होता है कि सेल के अंदर बहुत सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है, भर भर के फ्लूइड पड़ा हुआ है। हम रफ एक डायग्राम खींचे आपके लिए। तो सेल के अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है। आई नो कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। थोड़ा रुको, अब थोड़ा हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। ठीक, हम इसके अंदर झांक के देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो सेल ऑर्गेनेल भी होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। क्लास 8 क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी फ्लूइड पड़ा हुआ है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड पड़ा हुआ है। तो हमने एक कॉमन वर्ड बनाया है, सेल के अंदर का तमाम फ्लूइड, एवरी फ्लूइड इनसाइड द सेल, वेदर इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑर्गेनेल और आउटसाइड द सेल ऑर्गेनेल, उन सभी फ्लूइड ऑफ सेल को नाम दिया गया एक प्रोटोप्लाज्म। लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म इज द फ्लूइड ऑफ सेल, वह फ्लूइड जो सेल में कहीं पर भी मिलता है। लिटिल बिट क्लैरिटी आपको देने का कोशिश करेंगे कि तो सर साइटोप्लाज्म क्या है। देखिएगा, हम इस प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट में बांटने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई आधार लेना पड़ेगा। आधार क्या लेते हैं, ये जो न्यूक्लियस है, बड़ा सा न्यूक्लियस, उसके अंदर के फ्लूइड और उसके बाहर का फ्लूइड, सिंपल बात, अंदर का फ्लूइड और बाहर का फ्लूइड को बांट देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस का ही कंसेप्ट चलता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस फ्लूइड that is outside of the nucleus और fluid that is inside the nucleus। इस बेसिस पर हम लोगों ने 2 नाम दे दिए। अब सिर्फ पढ़ने की बातें चल रही हैं, पढ़ाना है इसलिए बोल रहे हैं। आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस को नाम दे दिया गया साइटोप्लाज्म, जो हम लोगों ने कॉमन सिंपल भाषा में पहले इस्तेमाल कर दिया है कि सेल के अंदर फ्लूइड। जब पहली बार पढ़ाया गया था कि सेल को सेल कहने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हमने वर्ड इस्तेमाल किया था साइटोप्लाज्म, क्योंकि हमारे नज़र में उस समय प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कंसेप्ट नहीं था। ठीक, हमने न्यूक्लियस वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, हमने इस्तेमाल किया था वर्ड जेनेटिक मटेरियल, उधर जेनेटिक। अगर हम न्यूक्लियस कहते हैं तो प्रोकैरियोटिक भी तो सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर भी वह सेल है ना, इसीलिए वहां पर सिंपल भाषा फॉर ए सिंप्लिसिटी व्हाट वी यूज्ड इज साइटोप्लाज्म। अब यहां थोड़ा क्लैरिटी कर रहे हैं, ठीक, कि इन यूकैरियोटिक सेल फ्लूइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म इफ दैट फ्लूइड इज आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, यानी इसके बाहर का जो भी हो, इसके बाहर जो भी हो, इवन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया भी हो, उसे नाम दे देंगे क्या, साइटोप्लाज्म। और इनसाइड वाले को नाम दे दिए, न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो न्यूक्लियोप्लाज्म। कितना आसान सा बात है, ठीक। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। और बात करते हैं साइटोप्लाज्म में, मतलब इसके बाहर निकलते हैं तो हमें 2 चीज दिखता है, एक तो फ्लूइड दिखता है और एक दिखता है सेल ऑर्गेनेल, जिसके अंदर भी फ्लूइड है। तो साइटोप्लाज्म को भी 2 पार्ट में अगर बांट दिया जाए तो एक नाम देते हैं साइटोसोल, SOL, सोल या सोल्यूशन, सेल का सोल्यूशन। दिस इज द फ्लूइड पार्ट, दिस इज द फ्लूइड पार्ट। और एक नाम देते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक। तो सेल ऑर्गेनेल,
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और भी नाम आने वाले हैं। और दैट फ्लूइड साइटोसोल को मिलाएंगे तो हिस्सा हो गया न्यूक्लियस के बाहर का, ध्यान रहेगा, साइटोप्लाज्म। तो ये एक वर्ड बना दिए और यही हमारा सिलेबस है। एक एक करके साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल में ER, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया लिस्ट है, पढ़ लिया जाएगा। तो ये आपके सामने छोटा सा एक्सप्लेनेशन आया। इस एक्सप्लेनेशंस में आप फटाफट नाम बता सकते हैं। व्हाट इज साइटोप्लाज्म, व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोसोल, व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल, ये कह सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए वर्ड सेल ऑर्गेनेल पे कि किसी किताबों में सेल ऑर्गेनेल के बारे में कह दिया जाता है कि सेल के अंदर जो भी है वह सेल ऑर्गेनेल है, और किसी बुक में कहा जाता है कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो ज़्यादातर आप इस बात का ख्याल कीजिएगा, सेल ऑर्गेनेल मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हम इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा कंफ्यूज करेगा। राइबोसोम ऑलरेडी सुने हुए हैं, राइबोसोम कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। प्रोकैरियोटिक में भी था, यूकैरियोटिक में भी है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में तो एक अच्छा डिफरेंस भी था कि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं मिलते हैं, ठीक, इनसाइड द सेल, और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट इज सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं। नो प्रॉब्लम, आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। राइबोसोम के बारे में कह दिया जाता है वो सेल ऑर्गेनेल नहीं है, सेल का एक पार्ट है। अब कोई कह सकता है कि राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल है कब? जब वो ये समझता है कि सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो भी है सेल ऑर्गेनेल है, तो राइबोसोम तो है ही, ध्यान रहेगा। तो इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं और आपके एनसीईआरटी के हिसाब से हमें इसके साथ चलना है। हम पहले बात कर लेंगे न्यूक्लियस क्या है और क्या नहीं है, ठीक। तो अपना अगला हेडिंग रहेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस समझ रहे हैं ना, न्यूक्लियस एक सेल के अंदर का ऑफिस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, सेल का मालिक है, सेल का कंट्रोलर है, ठीक। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस। ध्यान से समझिएगा, डायग्राम बना के हम कंप्लीट कर देंगे, इस बात का ख्याल कीजिएगा, ठीक। चलिए फोकस है सबको एकदम कंसंट्रेटेड है। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? सेल पढ़ रहे हैं। निकल के आ गया कि अब हमको पढ़ना है क्या? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। एक बार न्यूक्लियस के बारे में जो मिल गया स्टडी, जो डायग्राम, उसी से बहुत सारा बात समझना है। हम बनाएंगे डायग्राम, आप बनाएंगे उसके अंदर का कंटेंट। आइए सब कोई फोकस करके कैमरा लिए चलते हैं। सेल के अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो आइए ध्यान दीजिए, हम पहले रफ बनाते हैं। ये सेल हो गया और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस दिख रहा है। अब इसको देखने के लिए हम लोग कैमरा लेके जाते हैं और इस पर जूम करके देखते हैं। तो ये न्यूक्लियस हमें एक लेयर नहीं, डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर से घिरा हुआ स्ट्रक्चर दिखता है। तो पहला बात तो यही आ गया न्यूक्लियस के बारे में कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये भी एक यूनिक बात हो गया। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनेल का नाम बताओ, तो न्यूक्लियस हो जाएगा आंसर। और भी हैं कमिंग सून, नो प्रॉब्लम। और माइक्रोस्कोप अपना हम गौर करके देखें और जूमिंग किया जाए और थोड़ा बड़ा करके देखा जाए तो हम एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। सबका ध्यान होना चाहिए कि इसी के अंदर मालिक बैठे हुए हैं, इसी के अंदर कंट्रोलर बैठे हुए हैं, इसी के अंदर बॉस है, प्रभु हैं, देवता हैं, इसी के अंदर जो सब चला रहे हैं, सेल को चला रहे हैं, ठीक। तो हमारा सारा माइक्रोस्कोप का अल्टीमेट गोल है क्या? कि हमें पहचान लेना है, खोज लेना है किसको? कंट्रोलर ऑफ द सेल को, ठीक। तो आइए हम माइक्रोस्कोप को जूम करके डायग्राम बनाते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन जो है ना, डबल मेम्ब्रेन दिखता कैसे है? देखिए डबल मेम्ब्रेन है, यहां बंद, यहां बंद। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जैसा हम डायग्राम बना रहे हैं वैसा आप भी बनाएंगे। जरूरी बिल्कुल नहीं है, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि 1 2 3 4 बनाया हमने तो आप भी 4 ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। जितना भी बना दें बस आपको राउंड कर लेना है। अब ध्यान से देखो, डायग्राम आपको बताना चाह रहा है कि 2 मेम्ब्रेन तो हैं,
लेकिन ये दोनों मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं है, जो कि पहले ऐसे रफली दिख रहा था कि गोल सा स्ट्रक्चर, लेकिन ये गोल सा स्ट्रक्चर नहीं है, ये कंटिन्यू नहीं है, बीच में डिसकंटिन्यू हो गया, यहाँ पर होल हो गया, होल हो गया, होल हो गया। तो बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर छेद पड़े हुए हैं। हमारे सेल मेम्ब्रेन में ऐसा बात नहीं था, सेल के मेम्ब्रेन में कहीं पर भी होल नहीं है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, समझने वाली बात। तो अब हम नाम देना शुरू करते हैं। बायोलॉजी में नाम ही तो है, लेबल डायग्राम बोला जाता है। लेबल डायग्राम मतलब आपको पूरा नाम पता लिखना पड़ता है। तो ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, अगर हम कह दें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बहुत बड़ा बात तो नहीं हो गया। कोई पूछ भी देगा व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो नाम ही तो कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, आसान बात। ठीक, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। कोई कह दे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बात बराबर है। और कोई पूछ दे काम इसका क्या होगा, तो पहले पढ़ा चुके हैं, कैसा भी मेम्ब्रेन हो, सेल का मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हो, सारा मेम्ब्रेन वही मेम्ब्रेन है जो पढ़ाया गया है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से बना है, काम प्रोटेक्शंस और सेपरेशंस का होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करेंगे, ये सभी काम इस पर भी लागू होते हैं। ठीक, नो प्रॉब्लम। और ये जो बीच में रह गया ना, जो खाली खाली गैप गैप दिख रहा है, तो इसे हम अगर नाम दे दें न्यूक्लियर पोर, पोर मतलब छेद, न्यूक्लियस में छेद है, आसान, स्पष्ट, सिंपल बात, नो प्रॉब्लम। तो न्यूक्लियर पोर हो गया। अब क्वेश्चन पूछ दिया जाए सर न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन हो सकता है, क्या रोल क्या हो सकता है। ठीक, तो समझिए सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ आना और जाना हो तो ये मेम्ब्रेन तो अलाउ कर ही रहा है। और सोचो थोड़ा ध्यान से कि अगर दीवार है, दीवार, और दीवार से पानी को रिस के निकलना है तो रिस के निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर उसी दीवार में एक छेद हो तो पानी तो धाए से निकल जाएगा। इवन थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल हो, पानी तो रिस के निकल भी जाएगा, लेकिन पानी में घुला हुआ कुछ बालू वगैरह हो, थोड़ा बड़ा पार्टिकल हो तो उसको रिस के निकलने में थोड़ा दिक्कत होगा ना। हाँ, अगर वहीं पर छेद हो तो बड़े बड़े पार्टिकल्स पास कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियर पोर का शायद कॉमन सेंस से दिमाग लगाकर आंसर आ सकता है कि ये हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट लार्ज सब्सटेंस, बड़े बड़े सब्सटेंस को पास करने में ये हेल्प आउट करता हो। ऐसे कॉमन सेंस हो सकता है, नो प्रॉब्लम। दो बातें हो गई। अब हमारा कैमरा जा रहा है अंदर, अंदर गए तो अंदर भी मिलता है क्या, बहुत सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है। तो इस फ्लूइड को भी नाम देंगे, जो अभी ऑलरेडी दे चुके हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, और माइक्रोस्कोप लेके घूमते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान क्या है, तो हम इस ऑफिस के अंदर, इस सेल के, न्यूक्लियस के अंदर प्रभु की तलाश हो रही है, मालिक की तलाश हो रही है, जो सब चलाता है, उसकी तलाश की में हम माइक्रोस्कोप लेके घूम रहे हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रहे प्रभु का दर्शन इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। फिलहाल प्लेस तो देखें जहाँ पर मिल सकता है। तो कैमरा हम अपना घुमा रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं कि कहाँ पे है और क्या है, तो पता चला कुछ ऐसा धागा जैसा कुछ भी लपेटा हुआ। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई देता है, धागा दिखाई दे रहा है। कितना भी गौर करके देख रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारा धागा आपस में लपटाया पड़ा हुआ है। उस धागे को बायोलॉजी में नाम दे दिया गया। अब धागा कितना दिन कहा जाएगा, क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क, व्हाट इज क्रोमैटिन नेटवर्क, ऐसे सवाल पूछा जाएगा तो आंसर रहेगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क। आसान बात। ठीक, और हम कैमरा घुमा देखते हैं
तो धागा ही धागा दिखता है, सब तरफ मिला जुला। मन हार गया, थक गया, प्रभु के दर्शन नहीं हुए, कहाँ है हमारा डीएनए, कहाँ है हमारा जेनेटिक मटेरियल, नहीं दिख रहा है। कह तो रहे हैं इतना आराम से प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं, मेहनत करना पड़ता है, योग साधना करना पड़ता है। ठीक, मन थक जाएगा आपका, कैमरा घुमाते घुमाते दर्शन ही नहीं होंगे। ठीक, फोकस करना पड़ता है उसके लिए। मन थक जाएगा, हार जाएगा, जब हटने लगोगे तो कहीं पर एक और चीज़ दिखता है आपको, बहुत गाढ़ा सा जगह दिखता है। समझिएगा, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस गाढ़ापन है। औरों के जगह पे, औरों के तुलना में यहाँ ज़्यादा गाढ़ापन दिख रहा है। तो कैमरे वाले का नज़र रुकेगा, अरे भाई ये क्या है। तो ये आपका एक और नाम दे दिया गया, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस है, अब प्लेस है, डेंस प्लेस, ये जगह है। जस्ट लाइक इन प्रोकैरियोटिक सेल, वह जगह है जहां पर मिलता है जेनेटिक मटेरियल, कहते हैं न्यूक्लियोइड। कंफ्यूज नहीं होइएगा, न्यूक्लियोइड डिफरेंट थिंग, न्यूक्लियस डिफरेंट थिंग, न्यूक्लियोलस डिफरेंट थिंग। तो पहला बात, व्हाट इज न्यूक्लियोलस? dense place inside the nucleoplasm is called nucleolus। और ध्यान से यहाँ पे माइक्रोस्कोप गड़ा कर देखा गया तो पता चला यहाँ पे कौन भीड़ लगाया हुआ है। तो खास प्रकार का चीज भीड़ लगाया हुआ है, नाम है आरएनए। हल्का हल्का इंडिकेशन मिल रहा है प्रभु के, डीएनए की तलाश कर रहे हैं। आरएनए डीएनए दोनों प्रभु है, छोटा प्रभु बड़ा प्रभु। तो आरएनए प्लस प्रोटीन। एक कॉमन सेंस की बात करते हैं, कहीं पर भी कोई भी स्ट्रक्चर होगा ना, कोई भी स्ट्रक्चर, इवन मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो कि आप ऑलरेडी जान चुके हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। विदाउट प्रोटीन कोई स्ट्रक्चर बन नहीं पाता है। ठीक, तो कल को पूछेगा न्यूक्लियोलस इज मेड अप बाई, तो कह दीजिएगा आरएनए प्लस प्रोटीन। अब यहाँ आरएनए क्या है? तो आरएनए तो समझ रहे हैं हल्का हल्का कि ये भी काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए और आरएनए फेमस नाम है। अभी मिलेंगे, प्रभु के दर्शन बिना कराए छोड़ेंगे नहीं। ठीक, फिलहाल आरएनए हमारा डीएनए का ही टाइप है, लेकिन इसमें हमने आर लगाया है। दैट आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल। अब कुछ नाम कनेक्ट करता मिलेगा आपको। यही आरएनए, न्यूक्लियस का आरएनए इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकलेगा और साइटोप्लाज्म यानी सेल न्यूक्लियस के बाहर जाकर भविष्य में राइबोसोम बन जाएगा। समझो, शुरुआत में बताया गया था कि जेनेटिक मटेरियल का एक तकलीफ है कि वो प्रोटीन नहीं बना सकता है और सारा काम सेल के अंदर प्रोटीन की मदद से होता है। वही प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट होकर काम करता है। ठीक, तो वो प्रोटीन बनाने का काम ट्रांसलेटर यानी राइबोसोम करता है। तो वह राइबोसोम भी वो डीएनए ही बनाया है। आरएनए बनाया डीएनए ने है। अंदर ऑफिस के अंदर एक ट्रांसलेटर डेवलप किया जा चुका है, रॉ मटेरियल है। यही भविष्य में जाके क्या बन जाएगा? राइबोसोम। तो यही आरएनए इन फ्यूचर आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस बिकम व्हाट? राइबोसोम। तो बनाया डीएनए ने है, बनाया जेनेटिक मटेरियल है, तभी तो राइबोसोम उसका भाषा समझता है और सारा काम कर लेता है। नो प्रॉब्लम, समझते हैं बात? इतना ही तक आपको माइक्रोस्कोप लगाकर तुम घूम घूम के नाच नाच के थक जाओगे, प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। प्रभु के दर्शन के लिए आपको बहुत योग साधना करना पड़ेगा, करवाते हैं। ठीक, बार बार समझिएगा, हर एक बात का मीनिंग है कि आप माइक्रोस्कोप लगा के 10 दिन तक बैठे रह जाइए आप इस न्यूक्लियस के सामने, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। डीएनए किधर है आपको दिखेगा ही नहीं। उसको देखने के लिए कंडीशन सप्लाइड होता है, योग साधना करना पड़ेगा। बार बार कह रहे हैं, आपको बहुत दिनों तक ध्यान लगाए रखना पड़ेगा, तभी कुछ होगा और अचानक से दिखाई देगा। हर बार लगातार प्रभु नहीं दिखते हैं, झटके से प्रकट होते हैं, दिखते हैं, फिर गायब। साधना खत्म, कंसंट्रेशन समाप्त, अब प्रभु गायब हो गए। व्हाट इज प्रभु? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। प्रभु मत समझ लेना सब। ठीक, और कुछ कॉपी में लिख मत देना सब कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल। प्रभु इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। काफ़ी योग साधना के बाद मिलते हैं। समझिएगा इस बात को, भाषाओं पे समझिए, फीलिंग को समझिए। ठीक।
चलते हैं आगे। तो इतना को तो आप पॉज करके लिख सकते हैं और छोटे छोटे डिफिनेशन भी आप बना सकते हैं। अब हम चलते हैं ध्यान लगाते हुए प्रभु की तलाश में। चलिए आइए, अब देखिए समझ में तो ये आ ही गया होगा कि हो ना हो जेनेटिक मटेरियल कहीं तो छुपा हुआ है, और जो धागा जैसा है ना, धागा जैसा आपस में लपटाया उपटाया है, बार बार नज़र दिमाग तो जाएगा कि वहीं पर कहीं पर तो है। ठीक, तो हम सारा फोकस अपना माइक्रोस्कोप को कंसंट्रेट कर दिए हैं इस स्ट्रक्चर पे, दैट इज क्रोमेटिन नेटवर्क। खाना पीना अन्न जल त्याग करके माइक्रोस्कोप पे कंसंट्रेट होके हम लगाए पड़े हैं, देखे जा रहे हैं क्रोमेटिन नेटवर्क को, देखे जा रहे हैं। कभी तो दर्शन होंगे प्रभु के। ठीक, तभी हमेशा दर्शन नहीं होते हैं, घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाओं पे हम पहले ख्याल करते हैं। थोड़ा तेज हवा बह रहा है, कहीं आवाज़ में हवा का भी सेंसर हो। 1 सेकंड रुको सब। चलिए, थोड़ा गर्मी ही सही, एक कट भी गया हाथ। हवा नहीं खाएंगे हम, तुम लोग आवाज़ साफ साफ सुन लो सब। चलो क्रोमेटिन नेटवर्क की बात करते हैं। देखिए क्रोमेटिन नेटवर्क, प्रभु के दर्शन इतने आसानी से नहीं होंगे, ध्यान लगाना पड़ता है। कितना बार बोलोगे सर, बोर कर दिए बोलते बोलते, आई नो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ होगा, मूवमेंट होगा। माइक्रोस्कोप लगाए देखते हैं, एक दिन की बात है कि इसमें कुछ हिलने डुलने लगा सब, क्रोमेटिन में कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो गया। जब ऐसा हुआ ना, तो ऐसा पहले बात कब होगा समझो, जब हमारा सेल डिवीजन करना स्टार्ट करता है, यानी सेल को टूटकर एक सेल से 2 सेल बनना है, तो उस घटना में सेल डिवीजन जब होता है तभी इसके अंदर के क्रोमेटिन नेटवर्क में हलचल दिखाई देता है। अगर सेल डिवीजन नहीं करेगा तो कोई हलचल नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा कौन कहां पे है। ठीक, तो क्रोमेटिन नेटवर्क जब हमारा सेल डिवीजन करता है तो क्रोमेटिन नेटवर्क में कुछ चेंजेस आते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क जो पहले थ्रेड लाइक हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे कंडेंस होगा, थोड़ा मोटा होगा। उलझे हुए थे सभी धागा अब सुलझने लगेगा, अलग अलग होने लगेगा। पहले आपस में लिपटे पड़े थे और सब धीरे खुल के अलग होते रहेंगे और थोड़े मोटे मोटे भी होने लगेंगे। तो हमें कुछ ऐसा लाइन बाय लाइन अलग अलग रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाएगा। सेपरेटेड हो गए, रॉड लाइक हो गए, सेपरेट हो गए, उलझे हुए थे सुलझे हुए हो गए। अब हम यहाँ काउंट भी कर सकते हैं कि कितने रस्सी था, कितना धागा था जो आपस में मिल के क्रोमेटिन नेटवर्क पड़ा हुआ था। तो इस सुलझे हुए क्रोमेटिन नेटवर्क को अब क्रोमेटिन नेटवर्क ना कहेंगे, नाम बदलता है, क्रोमोसोम कहते हैं। एकदम क्लियरेंस रखिए, बहुत हेवी कंसेप्ट बता रहे हैं आपको। क्रोमोसोम और क्रोमेटिन नेटवर्क में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का दोनों सेम चीज है। क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो उलझा हुआ है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। आफ्टर या ड्यूरिंग सेल डिवीजन, आफ्टर नहीं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल डिवीजन के दौरान वो क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वह सुलझने लगता है, अलग अलग होने लगता है। इट बिकम्स रॉड शेप्ड, और उसे हम नाम देते हैं क्या, क्रोमोसोम। ह्यूमन में जब हम काउंट कर लेते हैं तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ये एक इंफॉर्मेशन हो गया।
तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम आपको मिलेगा। और ये काउंटिंग हम तब कर पाए थे जब सेल हमारा डिवीजन करता है तब। जब सेल डिवीजन नहीं करेगा तो हम काउंटिंग नहीं कर सकते, हम नहीं दिखाई देगा क्रोमोसोम। ठीक, तो थोड़ा सा अभी हम लोग कंडेंस को, अभी भी प्रभु के दर्शन नहीं हुए हैं। और ध्यान से देखा जाए, अब हम जूमिंग करें, पहले वहाँ ठीक से जूमिंग नहीं हो पा रहा था। जब जूमिंग करते थे तो उलझने थी बहुत सारी धागाओं की। अब यहाँ जब हम देखेंगे ना, जूमिंग करते हैं, इस हिस्से को जूम करके देखा जाए, यानी हम पता ये करना चाहते हैं कि दैट हिस्सा ऑफ क्रोमोसोम इज मेड अप बाय व्हाट, तो पता चलता है कि वो हिस्सा, जो बातें हम यहाँ करेंगे वो सबके लिए होगा, सबके लिए होगा। तो ऐसा ऐसा कुछ इस हिस्से में ऐसा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। ये है हमारा डीएनए, ये डीएनए है। ठीक, हम बीच में गैप दिखा रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, समझिएगा समझिएगा, बहुत आसान बात है। बेसिक प्रोटीन, नाम है प्रोटीन का हिस्टोन, समझिए समझिए। क्रोमोसोम एक स्ट्रक्चर है और ऑलरेडी बता चुके हैं, फॉर एनी स्ट्रक्चर आपको प्रोटीन की जरूरत होती है। तो हमारा जो क्रोमोसोम है, वह क्रोमोसोम बना हुआ है किससे, तो डीएनए से। तो सिर्फ डीएनए अलोन स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, डीएनए प्लस प्रोटीन मिला देंगे तो क्या बन रहा है, क्रोमोसोम। प्रभु के दर्शन हो गए, हमारा प्रभु इतना अंदर छुपा हुआ था। देयर इज नो डिफरेंस इन डीएनए, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन। टेक्निकली तीनों एक चीज है। बहुत सारे डीएनए मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। बहुत सारा क्रोमोसोम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमेटिन नेटवर्क तब मिलेगा जब सेल एक नॉर्मल फंक्शन करते रहता है। क्रोमोसोम फॉर ए टाइम बीइंग, फॉर ए मोमेंट आपको प्रकट होता है जब सेल डिवीजन करता है तब क्रोमोसोम। उस क्रोमोसोम का स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि दैट इज मेड अप बाय व्हाट, डीएनए। यही डीएनए तो तलाश रहे थे हम लोग, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और बात कर ले हम लोग, हम इसके अंदर भी अब जूमिंग करते करते, कैमरा का अपना अपना जूमिंग पावर है, हम डीएनए के अंदर भी झांक कर देखने की कोशिश करें कि इसके अंदर और क्या है भाई, और क्या है इसके अंदर, और क्या है। लास्ट में चले जाते हैं हम लोग। तो ये छोटा सा टुकड़ा हो गया ना, सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा हो गया। यही सब टुकड़ा मिलके क्या बना है, तो बने हैं पूरा का पूरा डीएनए। सारे डीएनए मिलके क्या बने हैं, बने हैं क्रोमोसोम। और सारे क्रोमोसोम मिलके क्या बने हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क कहाँ पड़ा रहता है, न्यूक्लियस। कंट्रोलर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, कोई बोल देता है न्यूक्लियस, कोई कह देगा क्रोमेटिन नेटवर्क, कोई कह देगा क्रोमोसोम, कोई कह देगा डीएनए। लेकिन हल्का हल्का डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फाइनली बात करते हैं सेगमेंट ऑफ द डीएनए को नाम दिया जाता है जीन। जीन, very important strong word for biology, gene. Gene is the structural and functional unit of आप सेल कह दें, सेल का, लाइफ का तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट तो सेल है ना। और सेल का स्ट्रक्चर छोटा हो, बड़ा हो, आड़ा हो, तिरछा हो, लंबा हो, दैट इज डिसाइड बाय व्हाट, जीन। सेल का फंक्शन, सेल को क्या करना है, सेल के अंदर कुछ भी होना है, दैट इज डिसाइड बाय व्हाट, जीन। सारा काम जीन बाबा कर रहे हैं। तो जीन जेनेटिक मटेरियल, इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। एग्जैक्ट आप नहीं जान पाओगे व्हाट इज जीन, लेकिन इतना से आपका क्लियरेंस रहना चाहिए, नो प्रॉब्लम। तो प्रभु के दर्शन हुए, ये आप रैप अप करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। एक बात और, बढ़ते बढ़ते सेल ने डिवीजन किया। अब डिवीजन हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक। एक ऐसा डिवीजन जिसमें एक सेल से बन जाता है दो सेल, ठीक। और एक ऐसा डिवीजन जिसमें एक सेल से बनता है 4 सेल, ठीक। इस डिवीजन को नाम दिया जाता है माइटोसिस, इसको दिया जाता है मियोसिस,
तो फिलहाल आपके लिए व्हाट इज माइटोसिस? सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस इन विच 2 सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1 सेल। हो गया। मियोसिस, इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर 4 cells are formed from 1 cell. नो प्रॉब्लम। और आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसी में कंसेप्ट बढ़ाते हैं। अगर ध्यान दिया जाए, हम 23 जोड़ा लिखे ना, जोड़ा में, ठीक। अगर मतलब आप, हमारा बोर्ड का लिमिटेशंस हो रहा है, आप ये पूरा लिख लेंगे तो हम फिर उसके बाद उसके नीचे लिखिएगा, ठीक। ये पूरा लिखने के बाद आप नीचे लिखिएगा, हम उसके नीचे का लिखते हैं कि अगर क्रोमोसोम इज इन पेयर होंगे, जोड़े में होंगे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में, हम लोग में होता है 23 जोड़ा, तो उसे जोड़ा वाला कहते हैं डिप्लॉयड सेल। व्हाट इज डिप्लॉयड सेल? ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम किसमें होते हैं? पेयर में होते हैं। नोटिफिकेशन 2n लिखा जाता है। अगर क्रोमोसोम नॉट इन पेयर होगा, जोड़ा में नहीं होगा, तो उसे कहते हैं हैप्लॉयड सेल। तो 2n का आधा कर दें n, तो बेजोड़ा हैप्लॉयड, अजोड़ा तो डिप्लॉयड। आसान बात है, स्पष्ट बात है, ध्यान रखिएगा। डिप्लॉयड हैप्लॉयड का भी कंसेप्ट होता है। जहां आपने ये देखा था ना अभी थोड़े पहले जो लिखे थे, उसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एक सेल से 2 बना था, तो अगर डिप्लॉयड सेल लेते हैं तो जो 2 हमारे सेल बनेंगे वो दोनों डिप्लॉयड बनते हैं, ठीक। और जो हमने 1 से 4 कहा था, ये बात आप पुराने में लिखेंगे, समझिएगा। ह्यूमन का एक सेल लेते हैं, 23 जोड़ा क्रोमोसोम है, उससे 2 सेल बन जाएंगे, तो दोनों सेल में 23 जोड़ा रहेगा। 23 जोड़ा एक्स्ट्रा बीच में बन जाता है। जब हम मियोसिस करेंगे तो 2n लिए थे, तो यहाँ 4 सेल बनेंगे। अब प्रत्येक के अंदर n रहेगा। 2n बिकम्स n इन मियोसिस, यानी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाएगा। भारी भारी वर्ड है लेकिन घबराइए नहीं, बहुत आसान है, लिख भी दिए हैं साफ साफ। तो व्हाट इज मियोसिस में तो अब और भी इंफॉर्मेशन हो गया ना। अब आप कह सकते हैं कि मियोसिस वो होता है जिसमें डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनता है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ व्हाट? सेल डिवीजन। जितना बोले हैं बिल्कुल लिख लेना चाहिए कॉपी पे आपको, रोक के। नो प्रॉब्लम। लंबा वीडियो बन गया, प्रभु का खोज था तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। देख भी रहे हैं, पसीना पसीना हो गया है, ठीक। सब हवा चाहो तो उसे बंद करना पड़ा है। नो प्रॉब्लम, काफ़ी है। इतना तक आप बड़े आराम से लिखिए, छोटे छोटे सवाल को क्रिएट कीजिए, और एक लाइन में अपना आंसर हो ही चुका है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? इट इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल। डन, बहुत है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से पढ़ लिए हम लोग। अब इसके आगे देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक। तो आपको अगला वीडियो कब अपलोड करते हैं, फॉर दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलना चाहिए। फॉर दैट आपको बेल आइकन प्रेस करके रखना चाहिए। कहाँ बेल आइकन होता है तो सर्च करो, पता चल जाता है, बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जाइए घर। थैंक यू।